गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है पाइथन 5 मिसाइल। ठीक है, तो अभी हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके ऊपर जो है एक तरह से अब पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम उसके ऊपर से टेस्ट किया गया है। तो दो तरह के मिसाइल सिस्टम्स का भी टेस्ट हुआ है गोवा में। ठीक है, तो एक तो है ये हमारे पाइथन और एक है डरबी। ठीक है, दोनों ही जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, तो इसलिए इन दोनों का टेस्ट इकट्ठे ही किया गया है। और दोनों ने 100% एफिशिएंसी और जो है अचीव की है, हाई स्पीड अचीव की है, और जो है इन्होंने एरियल टारगेट को करेक्टली बिल्कुल जाके हिट किया है। तो सबसे पहले देखते हैं डरबी मिसाइल जो क्या है, वो क्या जो डरबी मिसाइल है वो है क्या। ठीक है, तो डरबी बेसिकली एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको इसराइल की डिफेंस कंपनी जो है रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स उसने बनाया है। ठीक है, 1998 में ये सर्विस में एंटर हुआ था, और 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है $25 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था इसराइल को, इसराइली कंपनी को 20 डरबी मिसाइल्स प्रोक्योर करने के लिए। ठीक है, तो इसको हमने अपने इंडियन नेवी के जो सी हैरियर एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर लगाना था। अब जो डरबी है उसको सरफेस टू एयर मिसाइल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है इनकी कि एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी है ये, और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इसको बनाया जा सकता है। नवंबर 2019 में नेवल वेरिएंट जो है वो तेजस के ऊपर टेस्ट किया गया था, और अब इसको जो है वो एयर टू एयर टेस्ट किया गया तेजस को, हमारे एल तेजस के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर 4 मेन विंग्स हैं और 4 कन्वेंशनल प्लेनर फिन्स हैं इसके, जिससे क्या होता है इसको ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मैन्यूवरेबिलिटी मिलती है, जैसे कि इसको जिस हिसाब से इसको मुड़ना हो, जिस स्पीड को पकड़ना हो, तो उसको इससे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब ये हाई स्पीड सुपर सोनिक स्पीड जो कहते हैं, जिसको हम मैक 5 से जो नीचे की स्पीड होती है उसको हम सुपर सोनिक स्पीड कहते हैं, तो ये मैक 4 की स्पीड है, मतलब सुपर सोनिक स्पीड तक जा सकता है ये मैक 4 तक, और इसका जो रेंज है वो 50 किलोमीटर तक का है। अब देखते हैं पाइथन 5 मिसाइल्स, तो ये भी 5th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल है, और ये भी सेम ही कंपनी रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है, लेकिन ये बहुत वेरी शॉर्ट रेंज के लिए है। ठीक है, और नियर बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो ये बहुत ही शॉर्ट रेंज, ऑलमोस्ट जैसे ऊपर वाला ये जो है डरबी, ये 50 किलोमीटर तक का टारगेट को मार सकता है, ये सिर्फ इसका टारगेट सिर्फ 20 किलोमीटर रहता है। तो ये मिसाइल जो है सबसे पहली बार पेरिस एयर शो जून 2003 में जो है इसराइल ने इसको अनवेल किया था। इसके फीचर्स क्या हैं कि इसका सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन है, इसका टारगेट रेंज मैक्सिमम 20 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड इसकी भी मैक 4 तक जाती है। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि हमारा जो डरबी है वैसे ही ये भी डुअल यूज मिसाइल है, ये भी एयर टू एयर और सरफेस टू एयर दोनों मिशंस कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों अभी टेस्ट किए गए हैं हमारे तेजस के ऊपर से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमन राइट्स वॉच। तो ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इसराइल जो है वो एक तरह से अपार्थीड क्राइम कर रहा है, और जो है डेमोग्राफी को अल्टर करने की कोशिश कर रहा है, अपने जूइश पॉपुलेशन की डोमिनेशन बना के रखना चाहता है वो अरेबिक पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, तो क्या ऐसा जो है ह्यूमन राइट्स वॉच क्यों कह रहा है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उसने ये ऑब्जर्व किया, ऑफ कोर्स अब ये सच है या नहीं है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इसराइल जो है वो जानबूझकर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है अरेबिक पॉपुलेशन के ऊपर, उनके लैंड को कन्फिस्केट कर रहा है, फोर्सिबली पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र कर देता है एक एरिया से, और रेजिडेंसी राइट्स नहीं दे रहा उनको, और उनकी सिविल राइट्स को भी सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तो ये इसके बेसिस पर जो है ह्यूमन राइट्स वॉच, ये एनजीओ कह रहा है कि इसराइल जो है वो एक क्राइम कर रहा है अपार्थीड का, मतलब एक तरह से रेसिस्ट क्राइम कर रहे हैं इसराइल। तो इसको ऑफ कोर्स इसराइल इज़ डिनाइंग दिस। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसराइल ये सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ह्यूमन राइट्स वॉच है क्या। तो ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड है। ठीक है, ये बेसिकली बना गया था ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करें कंट्रीज, उसके लिए बेसिकली ये गवर्नमेंट्स को प्रेशर करता है। 1997 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिला था, इन्होंने शेयर किया था, क्योंकि ये इंटरनेशनल कैंपेन जो है टू बैन लैंड माइन्स, ये उसको जो है वो फाउंड कर रहे थे। ठीक है, तो अब इसको बनाया कब गया था ह्यूमन राइट्स वॉच को, तो 1978 में इसको बनाया गया था अंडर द नेम, इसका पहला नाम था हेलसिंकी वॉच। ठीक है, तो हेलसिंकी वॉच इसका नाम क्यों रखा गया था, क्योंकि जो हेलसिंकी अकॉर्ड्स हुए थे 1975 में, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस को देखने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, ऑफ कोर्स है ये प्राइवेट,
कोई गवर्नमेंट का नहीं है, ये किसी भी गवर्नमेंट का नहीं है या यूएन का नहीं है, ये प्राइवेट है, लेकिन इसको बनाया गया था हेलसिंकी अकॉर्ड्स को की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। अब हेलसिंकी अकॉर्ड्स क्या थे 1975 में हुए थे ये, ठीक है। इसको हम हेलसिंकी फाइनल एक्ट भी कहते हैं। तो ये एक मेजर डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट साइन हुआ था फिनलैंड में, हेलसिंकी जो उसकी कैपिटल है। तो वहाँ पर जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक और सोवियत ब्लॉक के बीच में एग्रीमेंट ये साइन हुआ था। अब इसमें पार्टिसिपेंट कंट्रीज कौन कौन सी थी? सारी यूरोप की कंट्रीज, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट अल्बेनिया, और जो यूएस और कनाडा की जो है, ये दोनों कंट्रीज भी उसमें इन्वॉल्व थी ऑफ कोर्स, और सोवियत यूनियन तो था ही, ठीक है। तो एग्रीमेंट ये था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जैसा मैप था यूरोप का वैसा ही बना के रखेंगे हम, और उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं होगी, ठीक है। तो सोवियत यूनियन को बोला था, और सोवियत यूनियन ने वेस्टर्न ब्लॉक को बोला था कि हम दोनों जो है किसी भी यूरोप कंट्री के ऊपर एक तरह से कब्जा नहीं करेंगे, या कोई भी उसका मैप को हम एक तरह से छेड़खानी नहीं करेंगे। तो इसके लिए जो ये हेलसिंकी अकॉर्ड्स किए गए थे कि जैसा स्टेटस को था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, जो जैसा मैप था वैसे का वैसे ही मैप रहेगा, और अगर जो है उसको हम हेलसिंकी अकॉर्ड्स यही हुए थे, एग्रीमेंट हुआ था कि हम इसकी इनफॉलिबिलिटी को इसको जो है वो इनवॉयलेबिलिटी इसकी बना के रखेंगे, ठीक है। अब ये हेलसिंकी अकॉर्ड्स जो है वो नॉन बाइंडिंग है, ठीक है, और कोई ट्रीटी स्टेटस नहीं है, ठीक है। इसको अगर वायलेट कर दिया तो कोई पनिशमेंट नहीं है। तो ये अकॉर्ड्स उस टाइम पर किए गए थे, तो इसी को ही मॉनिटर करने के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोजेक्ट पायरासॉल, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पायरासॉल क्या है कि एक जो हमारा CLRI है चेन्नई में, वहाँ पर इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर और पायरोलिसिस पायलट प्रोजेक्ट एक बनाया गया है, और उसका नाम है प्रोजेक्ट पायरासॉल, ठीक है। तो ये एक जो ये फाउंडेशन स्टोन जिसका रखा गया है इन ये 2 प्रोजेक्ट्स का, ये दोनों जो हैं ये पार्ट हैं इंडो जर्मन प्रोजेक्ट पायरासॉल का, ठीक है। तो ये पायरासॉल प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोचार और एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए स्मार्ट सिटीज़ में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब बायोचार क्या होता है? तो ये बायोचार होता है कि आपको जो आपके प्लांट्स या जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उसके थ्रू आप एक चारकोल बनाते हो बेसिकली, सो दैट आप जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है उसको आप सिक्वेस्टर करोगे, ठीक है। तो मतलब आप अपने प्लांट रेजिड्यू है या फिर जो आपका जो जितना भी जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक मैटर का वेस्ट होता है, उसका यूज़ करके आप एक तरह से एक फॉर्म ऑफ चारकोल बना रहे हो, जिससे क्या हो रहा है कि आप कार्बन जो है वो सारी एटमॉस्फेयर की जो है उसको सिक्वेस्टर कर रहे हो, ठीक है। तो इसका जो है वो बायोचार जो होता है वो समझ लो बायोमास से बनाया गया चारकोल, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बायोचार। तो ये बनाने का प्रोजेक्ट है, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट है ये। तो इसमें टेक्नोलॉजी जो है हमारी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जॉइंट प्रोसेसिंग की जाएगी फाइब्रस ऑर्गेनिक वेस्ट की और सीवेज स्लज की इंडियन स्मार्ट सिटीज़ में, और उनके उसके थ्रू जो है वो वैल्यूएबल बायोचार जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। अब ये IGSTC क्या है? इंडो जर्मन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है ये, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च जो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी की है, उनके बीच का ये प्रोजेक्ट है। और ऐसे बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स साइंस के हैं वो इंडिया में अलग अलग सिटीज़ में, स्मार्ट सिटीज़ में बेसिकली इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो उसी में से ये एक प्रोजेक्ट पायरासॉल है जिसको चेन्नई में CLRI में जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है वो उसने कुछ ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक एरियाज जो है उनको आइडेंटिफाई किया है, और उनको ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हब्स जो है वो सर्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 14,000 हेक्टेयर से ऊपर का कुछ एरिया है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कुछ एरिया है, उसको जो है वो सर्टिफाई किया जा रहा है। तो सबसे पहला ये फर्स्ट लार्ज कॉन्टिग्यूअस टेरिटरी होगी इंडिया में जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल रही है अंडर दिस लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम, ठीक है। तो ये लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम है क्या? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर जो है वो हमारे परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। अभी नॉर्मली क्या होता है अंडर दिस परंपरागत कृषि विकास योजना, अभी क्या होता है कि डिफरेंट जो है, अब एक विलेज ले लो, ठीक है, उसमें समझ लो 50 विलेजर्स रहते हैं और उनके 50 फार्म्स हैं, ठीक है। तो एक विलेजर जो है वो अगर कंप्लायंट हो गया है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, तो उसको 2-3 साल बाद जो है वो एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि यस योर फार्म इज़ नाउ ऑर्गेनिक, ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे 50 ऐसे टोटल लोग हैं, ठीक है। तो इनको धीरे धीरे सबको ऑर्गेनिक जो है वो कंप्लायंस का सर्टिफिकेट मिलेगा। 2-3 साल का पीरियड है देखो इसमें, ठीक है। मिनिमम ट्रांजिशन पीरियड जो है वो 2-3 साल का है, ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनिक जो है वो क्वालिफाई होना है। तो अब इसमें आप सोचो कितना टाइम लग जाएगा पूरे विलेज को जो है वो सर्टिफाई होने में। तो इसलिए क्या किया गया है कि लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम को निकाला गया जिसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल है।
और जो है वो इस उसी टाइम इमीडिएटली जो है उसकी सर्टिफिकेशन जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन साथ के साथ मिल जाती है और 2 से 3 साल वेट नहीं करना पड़ता। अब इसमें क्या किया जाता है, रादर दैन अलग अलग हम जो है फार्म लैंड्स को सर्टिफाई करें, हम उस पूरे विलेज को एक क्लस्टर मान लेते हैं और उसको हम सारे विलेजर्स को कहते हैं कि आप जो है वो सर्टिफिकेशन लेने के लिए आप कुछ स्टेप्स लो। फिर वो सारे फार्मर्स जो हैं वो कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अध्ययर करते हैं। फिर उन सारे के सारे फार्मर्स को एन मास जो है वो एक तरह से सर्टिफाई किया जाता है कि वो एरिया जो है वो लार्ज एरिया जो है वो ऑर्गेनिक हो चुका है। ठीक है, फिर उनकी जो है उनको ये 2-3 साल की रिक्वायरमेंट उनके लिए ख़त्म कर दी जाती है, साथ के साथ ही उनको जो है वो ऑर्गेनिक होने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो यही बेसिकली जो है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम है। अब परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है, तो हमारा जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके अंदर एक कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, तो उसी का ही एक कंपोनेंट है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इसके अंदर बेसिकली यही है कि आपको सर्टिफिकेशन करनी है कुछ जो ऑर्गेनिक विलेजेस की, चाहे क्लस्टर अप्रोच के साथ चाहे इंडिविजुअल अप्रोच के साथ, और आपको जो है वो परंपरागत कृषि जो है हमारी जो इस कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं उसके लिए सर्टिफिकेशन देनी है। ठीक है, अब ये 50 या मोर फार्मर जो है वो एक क्लस्टर बना सकते हैं। जैसे एक समझ लो एक विलेज में अगर 50 या 50 से ज़्यादा जो है वो मिनिमम 50 तो होनी ही चाहिए, तब उसको एक क्लस्टर माना जाएगा और उनको सर्टिफिकेशन मिल सकती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इसके अंदर क्या है कि जो उनकी जो वो प्रोडक्शन करेंगे, जो अपनी जो भी वो प्रोड्यूस जो है वो अपने फार्म में करेंगे, वो पेस्टिसाइड और रेजिड्यू फ्री होनी चाहिए, तो ही उनको जो है अब ये क्यों किया जा रहा है, पेस्टिसाइड रेजिड्यू फ्री क्यों मान रहे हैं, क्यों एक रिक्वायरमेंट है, सो दैट जो कंज्यूमर हैं और आपके और मेरे जैसे जो कंज्यूमर हैं जो उसको कंज्यूम करेंगे, उनकी हेल्थ के लिए ही जो परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो लॉन्च की गई है और उनको पेस्टिसाइड फ्री क्रॉप्स खाने को मिलेंगी, कंज्यूम करने को मिलेंगी, उसके लिए ये जो है ये सर्टिफिकेशन दी जा रही है। अब नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, बेसिकली अगर सिंपल देखें तो हम तो एनएमएसए जो है वो इंडिया के एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम की तरफ मूव करना चाहता है। ठीक है, कि जैसी मर्जी क्लाइमेट हो, जैसा मर्जी आपके यहाँ पे चाहे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं या नहीं हैं, आपके पास पेस्टिसाइड्स या वीडीसाइड्स हैं या नहीं है, तो भी आपके जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। इसीलिए जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्शन सिस्टम बनाना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो उस एग्रीकल्चर को एक तरह से कैरी ऑन कर सकें। तो एक तरह से इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम लेके आना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फीचर्स देखो, कॉम्पोजिट फार्मिंग सिस्टम्स, फिर नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ये सारे बहुत सारे इसके अंदर सिस्टम है। तो ये जो सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट की जो कॉम्पोनेंट है, इसी के अंदर परंपरागत कृषि विकास योजना भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 2 चिल्ड्रन पॉलिसी ऑफ महाराष्ट्र। तो एक वुमेन ऑफिसर है जो कि महाराष्ट्र प्रेजेंट डिपार्टमेंट में थी, तो उनको डिसमिस किया गया अभी सर्विस से, बिकॉज उन्होंने ये पता लगा एक इंक्वायरी में कि उन्होंने महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल्स को वायलेट किया है और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन छुपाई है कि उनके 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन थे। ठीक है, तो उनके 3 चिल्ड्रन थे, तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन छुपाई है, तो इसलिए उनको जो है डिसमिस कर दिया गया सर्विस से। तो ये चिल्ड्रन का नॉर्म है क्या महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली रूल्स हैं क्या 2005 के, इसको देख लेते हैं। तो ये 2 चिल्ड्रन पॉलिसी जो है महाराष्ट्र ने अपनी गवर्नमेंट जॉब्स में और इवन कुछ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लोकल बॉडी के इलेक्शंस में भी जो है वो इम्प्लीमेंट की हुई है। सिर्फ महाराष्ट्र ने ही नहीं की हुई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं। अभी रिसेंटली तो असम ने भी इसको 2019 में जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। अब ये क्यों किया गया है, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो उसको प्रमोट किया जा सके। तो ये 2005 का एक लॉ है जिसके अंदर कहा गया है कि अगर आपके इस डेट के बाद जब से ये लॉ इन्फोर्स हुआ है, उससे पहले आपके चाहे 2 से ज़्यादा बच्चे हों कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके बाद जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, अगर उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो वो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस तब उनको रिलैक्सेशन मिलेगी, नहीं तो उनको वो जॉब जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते और वो जॉब नहीं कर सकते। तो सिमिलरली जो अब जो ये विमेन ऑफिसर हैं, उन्होंने 2007 में जब ये जॉब करी तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन छुपाई कि उनके 3 बच्चे हैं, और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जब गवर्नमेंट से छुपाई है तो उनके ऊपर ये एक्शन किया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ जो है एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि इसमें है कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन को जो है अगर वो 2 के बाद अगर आप चिल्ड्रन अडॉप्ट कर रहे हो तो उसको इंक्लूड इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर अगर एक डिलीवरी में 2 जो है वो ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो बच्चे अगर पैदा हो गए हैं,
और आपका वो 2 चिल्ड्रन की जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हो गई है, तो भी उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो आपके घर जो चाहे एक आपका एक चाइल्ड है समझ लो, और जो नेक्स्ट डिलीवरी हुई है उसमें आपके ट्विन्स हो गए, तो आपके तो वैसे 3 हो गए, लेकिन उसको वो डिलीवरी के हिसाब से जो है वो 2 ही माना जाएगा, तो उसमें आपकी जो है वो थ्रेशोल्ड ब्रीच नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये एक लॉ है वहाँ पर। अब इसकी इन्फोर्समेंट कैसे रही है? जनरली इतनी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट इसकी नहीं रही है, बट इसको लाया इसलिए गया था ताकि जो है लोगों को, आम जनता को एक तरह से ये इनकरेज किया जा सके, या फिर बेसिकली डिस्करेज किया जा सके कि वो 2 से ज़्यादा बच्चे ना करें, ठीक है। अब यूनियन गवर्नमेंट जो है वो भी टाइम टू टाइम जो है वो जो है प्रमोट करती है कि 2 चाइल्ड नॉर्म जो बिल है वो आना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। जो है ये मेजर्स जो स्टेट्स हैं वो अगर अपना रही हैं तो ये अच्छा है। तो धीरे धीरे जो है ये इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी not it has not been too strict, but yes, in some cases there has been some strictness, like in this case जैसे कि अभी जो है उनको डिसमिस कर दिया गया है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र की 2 चिल्ड्रन पॉलिसी है और बहुत सारी और स्टेट्स में भी है, ठीक है। सो दीज वर आवर टॉपिक्स फॉर टुडे, we'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.